जय सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के सेकंड पेपर का 4th चैप्टर परमाणु यानी एटम्स का हम लोग आज आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं और न्यूमेरिकल में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखने जा रहे हैं। आप सभी लोग बुक खोल लें और क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। यहाँ पर ऑप्शनल क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ऑप्शनल है, आप इसको ध्यान से देखें और समझें क्या है। देखिए, पहले में दिया हुआ है प्रत्येक कथन के अंत में दिए गए संकेतों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। 2 विकल्प दिया हुआ है, उन दोनों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। देखिए, ए में क्या दिया हुआ है, थॉमसन मॉडल में परमाणु का साइज रदरफोर्ड मॉडल में परमाणुवीय साइज से, और फिर डॉट डॉट दिया हुआ है, होता है। हम लोग थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़े थे, तो थॉमसन के परमाणु मॉडल में पढ़े थे कि परमाणु अति सूक्ष्म परंतु गोलाकार होता है। लेकिन जब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़े थे तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में भी हमने पढ़ा था कि परमाणु अति सूक्ष्म परंतु गोलाकार होता है। इसका मतलब ये हुआ कि थॉमसन के अनुसार परमाणु का साइज और रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का साइज, दोनों परमाणु का जो साइज था वो सेम था, समान था। तो क्या दिया हुआ है विकल्प, देखिए, अपेक्षाकृत काफी अधिक, तो ये तो विकल्प सही नहीं होगा। फिर दिया है भिन्न नहीं, भिन्न नहीं का मतलब समान, और फिर दिया है अपेक्षाकृत काफी कम, तो ये जो भिन्न नहीं दिया है यही सही विकल्प होगा। यानी थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार, दोनों के अनुसार परमाणु का जो साइज होता है वो एक समान होता है। अब आते हैं हम बी पार्ट पे, तो बी पार्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पहले ही दिया हुआ है डॉट 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 में निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन अस्थाई साम्य में होते हैं, जबकि फिर डॉट 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 इलेक्ट्रॉन सदैव नेट बल अनुभव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बल का अनुभव तब करेंगे जब वह केंद्र के चारों तरफ वृत्ताकार मार्ग में गति करेंगे। और आपको मालूम है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर काटता है, और जबकि थॉमसन के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन धंसा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो डॉट डॉट दिया हुआ है वहाँ थॉमसन का परमाणु मॉडल होगा, और फिर बाद में जो डॉट डॉट दिया है वहाँ रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, सी पार्ट को देखते हैं। सी पार्ट में क्या दिया हुआ है, डॉट 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 यहाँ भी शुरू में ही दिया हुआ है, पर आधारित किसी क्लासिकी परमाणु का नष्ट होना निश्चित है। अब इसका क्या मतलब, माने किस परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु नष्ट हो जाना चाहिए। तो आपको बताया गया था नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी निकाली थी, और इसमें बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ लगातार चक्कर काटता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन लगातार करेगा, और ऊर्जा का उत्सर्जन अगर लगातार करेगा तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा, और अंत में एक ऐसी स्थिति आएगी कि इलेक्ट्रॉन जाकर के नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु का विनाश हो जाएगा। तो यह रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार ऐसा संभव है। तो सी का जो विकल्प होगा वो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या रदरफोर्ड मॉडल होगा। अब इसके बाद हम आते हैं डी में, क्या दिया हुआ है, किसी परमाणु के द्रव्यमान का, फिर डॉट 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 दिया है, में लगभग संगत वितरण होता है।
में लगभग संतत वितरण होता है, सॉरी, किसी परमाणु के द्रव्यमान का, तो आपको बताया गया था कि थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का द्रव्यमान जो होता है वो चारों तरफ एक समान रूप से वितरित होता है, जबकि रदरफोर्ड ने कहा था कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धन आवेश उसके केंद्र पर निहित होता है। तो देखिए क्या होगा, इसका सही विकल्प देखिए, किसी परमाणु के द्रव्यमान का डॉट 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 में लगभग सतत वितरण होता है। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल में द्रव्यमान सतत वितरित होता है, लेकिन फिर डॉट 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 दिया है में अत्यंत असमान द्रव्यमान का वितरित होता है। तो आपने देखा है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में ही द्रव्यमान केंद्र पर होता है। तो इसमें जो पहला ब्लैंक दिया हुआ है वहां पर थॉमसन का परमाणु मॉडल होगा और बाद में जो ब्लैंक दिया है वहां रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल होगा। अब इसके बाद देखते हैं इसका ई पार्ट क्या है, डॉट 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 में परमाणु के धन आवेशित भाग का द्रव्यमान सर्वाधिक होता है। तो देखिए चाहे थॉमसन का परमाणु मॉडल हो, चाहे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हो, चाहे बोर का परमाणु मॉडल हो, धन आवेशित भाग जो होता है नाभिक होता है और नाभिक का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। तो इसका मतलब कि इसमें दोनों मॉडलों तब आ जाएगा क्योंकि दोनों मॉडलों के लिए ये अप्लाई होता है। तो इस प्रकार इसका जो ई पार्ट है, ई पार्ट का जो ब्लैंक या जो सही ऑप्शन होगा वो होगा दोनों मॉडलों में। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 जो था ये ऑप्शनल था और ओरली करने वाला था, इसलिए ओरली हम आपको बता दिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा जा रहा है। मान लीजिए स्वर्ण पन्नी के स्थान पर सोने की जो पतली पत्थर ली गई थी या सोने की पतली पन्नी ली गई थी जिसको लेकर के रदरफोर्ड ने प्रयोग किया था और नाभिक की खोज किया था, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन कहा जा रहा है। मान लीजिए स्वर्ण पन्नी के स्थान पर ठोस हाइड्रोजन की पतली शीट का उपयोग किया जाए, का उपयोग करके आपको अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग दोहराने का अवसर प्राप्त होता है। यानी आपसे प्रश्न में यह कहा जा रहा है कि रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किया था वही प्रयोग आपको करने के लिए दे दिया जाता है, लेकिन वहां पर स्वर्ण पत्र की पन्नी नहीं, रदरफोर्ड ने तो स्वर्ण पत्र पन्नी लेकर के प्रयोग किया था, लेकिन आपको हाइड्रोजन, ठोस हाइड्रोजन दे दिया जा रहा है। तो आप किस परिणाम की अपेक्षा करते हैं, रिजल्ट क्या मिलेगा आप बताइए सोच समझकर। तो जानते हैं सोने का जो नाभिक होता है अल्फा कण के नाभिक से भारी होता है। अल्फा कण माने हीलियम का नाभिक होता है, तो सोने का नाभिक जो होता है वो अल्फा कण से भारी होता है, इसलिए अल्फा कण नाभिक के करीब पहुंच जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन जो होता है वो हीलियम से हल्का होता है। तो अगर हाइड्रोजन हीलियम से हल्का होगा तो हीलियम उससे टकराएगा, तो टकराने के बाद वो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर ही नहीं पाएगा। या कह लीजिए कि अब वहां पर अल्फा कण तब टकराएगा जब किसी बड़े भाग से टकराएगा तो विक्षेपित होगा, इधर उधर जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन अल्फा कण से छोटा होता है, इसलिए यह विक्षेपित नहीं होगा बल्कि सीधे चला जाएगा। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर रदरफोर्ड का जो प्रयोग था, उस रदरफोर्ड का प्रयोग अगर हम हाइड्रोजन लेकर के करें तो नहीं दोहराया जा सकता, ऐसा संभव नहीं है। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कहा जा रहा है। पाषण श्रेणी, पाषण जिसको हम पाषण श्रेणी कह रहे थे, इंग्लिश में पाषण कहते हैं, हिंदी में पाषण कह सकते हैं।
तो पाषाण श्रेणी में विद्यमान स्पेक्ट्रमी रेखाओं का लघुत्तम तरंग दैर्ध्य क्या होगा। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि पाषाण श्रेणी का निम्नतम तरंग दैर्ध्य क्या होता है, अधिकतम तरंग दैर्ध्य क्या होता है। देखिए निम्नतम तरंग दैर्ध्य यहाँ पर तरंग दैर्ध्य के लिए जो फार्मूला बताया गया था वो 1/λ = r, 1 होता है 3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। तो आपको पाषाण श्रेणी में बताया गया था, पाषाण श्रेणी में बताया गया था कि जब परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में आता है तो स्पेक्ट्रमों की जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे ही पाषाण श्रेणी कहते हैं। और देखिए अगर यहां पर n का मान 3 से अधिक रखा जाए यानी 4 रख दिया जाए तो हमको अधिकतम तरंग दैर्ध्य ज्ञात होगा, लेकिन n के जगह पर अगर हम इनफाइनाइट कर देंगे तो निम्नतम तरंग दैर्ध्य ज्ञात होगा। तो चलिए n के जगह पे इनफाइनाइट करके हम निम्नतम तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर रहे हैं। तो 1/λ = r और 1/3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, और n के जगह पे इनफाइनाइट का स्क्वायर करेंगे तो इनफाइनाइट ही होगा। और किसी भी संख्या में जब इनफाइनाइट से भाग दिया जाता है तो उसका मान 0 आता है, ये आपको पता है। तो 1/λ = यहाँ बचेगा r/9, लेकिन यहाँ पर जब इनफाइनाइट हम रखे हैं n के जगह पे तो यहाँ पर निम्नतम तरंग दैर्ध्य निकल रहा है, लैम्डा मिनिमम निकल रहा है। तो ये हो जाएगा लैम्डा मिनिमम। अगर हम रिवर्स कर दें तो लैम्डा मिनिमम की वैल्यू निकल जाएगी, तो लैम्डा मिनिमम = हो जाएगा 9/r। अब हम यहाँ पे r रिडबर्ग नियतांक है, रिडबर्ग कांस्टेंट की भी वैल्यू हम निकलवा चुके हैं। तो ये हो जाएगा 9/r की वैल्यू 1.097 × 10⁻7 होती है, ये हमको मालूम है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, या चलिए नीचे ही सॉल्व कर देते हैं, देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। तो ये हो जाएगा 9/1.097 और 10⁻3 ऊपर जाएगा, तो 10⁻7 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻7। एक काम करते हैं, यहाँ से दशमलव पहले हटा दिया जाए, दशमलव हटा देंगे तो आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो ऊपर नीचे हम 1000 से गुणा कर देते हैं। अगर ऊपर हम 1000 से गुणा करते हैं तो ये 9000 हो जाएगा, और नीचे 1000 से गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा। अच्छा, एक स्टेप और हम आगे बढ़ जाते हैं। तो अच्छा चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम, और देखते हैं कि ये वैल्यू कितनी आ रही है। तो यहाँ पर जो है ये वैल्यू हमको मिलेगी, देखिए जब भाग देंगे ना तो यहाँ ऊपर 9000 है और नीचे 1097 है, जब भाग देंगे तो यह मान 8.2041 लगभग इतना आएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा और ये हो जाएगा 10⁻⁻7। अब देखें तो तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य को नॉर्मली हम जो है एंगस्ट्राम में लिखते हैं। तो एंगस्ट्राम यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें अगर 1000 से भाग और 1000 से गुणा कर दें, देखिए 1000 से गुणा कर देंगे तो ये 8204.1 हो जाएगा। 1000 से गुणा और 1000 से भाग दे देंगे, 1000 का मतलब 10⁻3 से भाग दे देंगे, तो 10⁻3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। और मीटर आपको मालूम है कि 1 एंगस्ट्राम = 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो इसको अगर हम यहाँ से हटा दें तो ये हो जाएगा 8204.1 एंगस्ट्राम। तो आपसे यही पूछा जा रहा था, तो पाषाण श्रेणी का जो निम्नतम तरंग दैर्ध्य होता है ना, ये निम्नतम तरंग दैर्ध्य 8204.1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो इस प्रकार ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें क्या दिया हुआ है। 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अंतर, यानी ऊर्जा का अंतर आपको दिया हुआ है। तो ऊर्जा का अंतर कह लीजिए या ऊर्जा का परिवर्तन कह लीजिए, डेल्टा ई की वैल्यू आपको दी गई है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम चाहें तो जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए जूल में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा। देखिए बाद में अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, नहीं तो रहने देंगे ऐसे ही। अब देखिए क्या कहा जा रहा है आपसे, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अंतर किसी परमाणु में 2 ऊर्जा स्तरों को पृथक कर देता है, 2 ऊर्जा स्तर को पृथक कर रहा है। उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति पूछी जा रही है। विकिरण की आवृत्ति न्यू की वैल्यू पूछी जा रही है कि न्यू की वैल्यू क्या होगी। यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जा रहा हो, तो जरा देखिए आपको मालूम है कि डेल्टा ई इज इक्वल टू होता है एच न्यू। इस चैप्टर से बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं आपसे। तो अब यहाँ पर अगर न्यू की वैल्यू पूछी जाए तो डेल्टा ई अपान हो जाएगा एच। और चलिए हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसकी वैल्यू। तो डेल्टा ई की वैल्यू है 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। और एच है प्लैंक कांस्टेंट, तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखें एक काम करते हैं, ऊपर नीचे हम पहले 10 से गुणा करें। ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे, दशमलव हट जाएगा, फिर दशमलव यहाँ आ जाएगा, फिर ऊपर नीचे आप 10 से गुणा कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 1.6 और नीचे हो जाएगा 663। अब कुछ कटने लायक नहीं है तो इसके लिए जानते हैं क्या करेंगे, 23 में पहले 16 का गुणा करेंगे और फिर 663 से भाग देंगे और 10⁻⁻34 तो ऊपर चला ही जाएगा। चलिए पहले मल्टीप्लिकेशन किया जाए, इसके बाद डिवाइड किया जाए। देखें अब जो है ये 23 में 16 का हमने मल्टीप्लिकेशन किया, ये मिला 368, नीचे है 663। अब 663 से भाग दिया जाए और -34 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका +34 हो जाएगा और 34 - 19 करेंगे तो 15 हो जाएगा। एक काम करते हैं हम, चूंकि 368 में भी 368 को भी 666 से डिवाइड करने में फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ पर हम कर देते हैं 14 और यहाँ कर देते हैं 0। अब हो गया ये आपका 3680 और नीचे हो गया आपका 663। अब 663 से आप इसमें भाग दे दीजिए तो ये वैल्यू जो है लगभग 5.55 करके आ जाएगा और इनटू हो जाएगा 10⁻14। और चूंकि आवृत्ति है तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज जो होता है। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का सॉल्व होता है। और देखें अब यहीं पर हम क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको बता देते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। हाइड्रोजन परमाणु के निम्नतम अवस्था में ऊर्जा, तो निम्नतम अवस्था में ऊर्जा यानी ग्राउंड स्टेट पोजीशन में एनर्जी दी गई है और ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की गतिज एवं स्थितिज ऊर्जाएं क्या होंगी। तो एक चीज हम आपको बता दें कि गतिज ऊर्जा जो होती है वो कुल ऊर्जा के ऋणात्मक मान के बराबर होती है।
तो ऋणात्मक मान के बराबर होती है, यानी माइनस ई के इक्वल हो जाएगा। तो फिर क्या मिलेगा आपको, k इज इक्वल टू माइनस, और e की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये गतिज ऊर्जा मिल गई। अब देखिए स्थितिज ऊर्जा पूछी जा रही है, तो स्थितिज ऊर्जा जो होगी यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा, देखिए प्रश्न में आपसे यही कहा जा रहा था कि इस अवस्था की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, तो देखिए स्थितिज ऊर्जा जो होती है टोटल ऊर्जा की दोगुनी हो जाती है यहाँ पर, यानी ये हो जाएगा U इक्वल टू U स्थितिज ऊर्जा है, और ये टोटल ऊर्जा की तो टोटल ऊर्जा E है और इसकी दोगुनी हो जाएगी, यानी ये हो जाएगी 2E। अब हम रख देते हैं वैल्यू, तो ये है 2 और E की जो वैल्यू है -13.6 है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 13.6 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका सॉल्व होता है। तो आज के वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 आपने देखा है, और ये सब हम आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। और देखिए नेक्स्ट वीडियो जो कल होगा उसमें हम लोग कोशिश करेंगे इस चैप्टर का पूरा जो है न्यूमेरिकल कंप्लीट करने का, और इसके बाद फिजिक्स में पढ़ने के लिए 2 चैप्टर रह जाएंगे, जिसमें एक चैप्टर नाभिक है और फिर दूसरा जो चैप्टर है वो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है। तो अगर ये कल ख़त्म हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, यानी नाभिक का चैप्टर देखा जाएगा। फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज जितनी बातें ये जो न्यूमेरिकल बताए गए हैं, ये सभी न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।